फ्रेंड्स, मैं प्रवीण शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम भारतीय भवन प्रकाशन के वास्तविक संख्याओं को हल करेंगे। वास्तविक संख्याओं को देखेंगे। भारतीय भवन प्रकाशन में जितने भी प्रश्न हैं वास्तविक संख्या से संबंधित, उन सारे प्रश्नों को इसमें हम हल करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं परिचय से, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, इसका परिचय देखते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। और जो वो कौन सी जरूरी टर्म्स है जो समझने की जरूरत है इसमें, वो परिभाषा जो समझेंगे इसमें हम, ठीक है। सबसे पहला है प्राकृत संख्या। हमें प्राकृत संख्या समझना है। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है, इसीलिए इसको हम एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। तो प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या होती है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। गिनती की संख्या क्या होती है? जैसे उदाहरण अगर हम देखें तो 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, ये करते हुए अनगिनत तक आ जाएगा। इसे हम क्या करते हैं? कहते हैं प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। दूसरा है जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है, इसीलिए इसको हम W से डिनोट करते हैं। ये जो पूर्ण संख्या है, इसकी परिभाषाएं जो है सभी अपने अपने तरीके से देते हैं। जैसे कि हम अलग अलग तरीके से इसके परिभाषा को हम यहां लिख सकते हैं। जीरो से शुरू होने वाली जीरो से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। या हम लिख सकते हैं प्राकृत संख्या में जीरो लगाने पर वह पूर्ण संख्या बन जाता है। उदाहरण अगर हम देखें तो 0 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो 0 से शुरू होने वाली संख्या होगी पूर्ण संख्या। या हम इस प्राकृत संख्या में अगर हमने 0 लगा दिया तो क्या बन गया? यह पूर्ण संख्या बन गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं पूर्ण संख्या के बाद हो जाएगा धनात्मक संख्या, लिखते हैं। इसको पॉजिटिव नंबर कहा जाता है इंग्लिश में। वह संख्या जिसमें धन यानी कि प्लस का चिन्ह हो, उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। उदाहरण में से कि प्लस का 1 है, प्लस छुपा हुआ रहता है, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, ये करते बढ़ता चला जाएगा, ठीक है।
धनात्मक संख्या के बाद आती है ऋणात्मक संख्या। वह संख्या जिसमें ऋण ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह लगा हो, उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। उदाहरण में अगर देखें तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। ऋणात्मक संख्या के बाद आती है पूर्ण संख्या होगी, अब हो जाएगी पूर्णांक संख्या। कहा जाता है वह संख्या जिसमें पूर्ण संख्या धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या हो, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। से पूर्णांक संख्या कहते हैं। उदाहरण में अगर देखें तो 0 से 1 अगर ले चले, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपको पूर्ण संख्या हो गया। और प्लस में है 1 2 3 4 5, इसमें जो है धन का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा धनात्मक संख्या। ठीक है। और इसे इधर ले चले तो ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। इसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ तो ये हो जाएगा ऋणात्मक संख्या हो गया। ठीक है। हमेशा जो धनात्मक होता है उसे हमेशा दाएं तरफ लिखते हैं। किस तरफ? दायां तरफ। दायां हाथ की दिशा में हमेशा धनात्मक लिखा था और बायां हाथ की दिशा में हमेशा जो है सो ऋणात्मक लिखा था। मतलब दायां हाथ की दिशा में प्लस और बायां हाथ की दिशा में माइनस को हम प्रदर्शित करते हैं। तो 0 से दायां हाथ की तरफ क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, और बायां हाथ की तरफ जो हो जाएगा 0 से, वो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है। ये चीज हमें याद रखना है। ठीक है। पूर्णांक संख्या के बाद आता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वो देखते हैं। परिमेय संख्या पे आते हैं। कहा जाता है वह संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता हो, जहां जहां पी एवं क्यू या पी व क्यू पूर्णांक हो। पी एवं क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और क्यू बराबर जो है सो 0 नहीं होना चाहिए। हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहलाता है। वह क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है।
उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है। p बटा q का रूप का मतलब क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंश बटा हर। अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। q बराबर 0, मतलब q की वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाएगी तो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, और फिर लिखा हुआ है कि p एवं q पूर्णांक हो। उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण से इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे कि 4/3, ठीक है, एक पूर्णांक संख्या, क्योंकि 4 प्लस में है, 3 भी प्लस में है। माइनस का 3/5 दे दिए तो ये भी परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि ये पूर्णांक है। माइनस का 3 और 5 हो गया, पूर्णांक में आ जाता है। ठीक है, 6/-4 दे दिए, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि यह एक पूर्णांक है। ठीक है, p एवं q दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि q बराबर 0 नहीं होने चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है कि 4/3 जो हम लिखे, सॉरी, ये 4 अगर हम 0 लिख देते हैं तो ये जो है परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। q की जगह पर ये 0 हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, अब आते हैं अपरिमेय संख्या पे। एक चीज और है इसमें, जैसे कि रूट का जो है 4 अगर हम लेते हैं, इसे किसी किसी को कंफ्यूजन रहता है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है, जब हम रूट हटाते हैं तो ये 2 आता है। ठीक है, तो ये 2 क्या हो जाएगा, 2 में के बट्टे में अगर कुछ नहीं तो 1 आया तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, ये परिमेय होगा। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे कि 9 हो गया, ठीक है, रूट का 9 हो गया, तो रूट हटेगा तो क्या बचेगा, 3, ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये सब समझने की चीज है। ठीक है, अब आते हैं अपरिमेय पे। अपरिमेय संख्या पर आते हैं। वह संख्या जो p बटा q के रूप का न हो, जो p बटा q के रूप का न हो, रूप का न हो, उसे अपरिमेय, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण में देखिए, रूट का 5 हो जाएगा, अपरिमेय नहीं होगा। रूट का 3 अपरिमेय होगा। ठीक है, सॉरी, रूट का 5 अपरिमेय होगा, रूट का 3 अपरिमेय होगा। ठीक है, फिर उसके बाद रूट का 2 अपरिमेय होगा। इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब आते हैं अपरिमेय संख्या के बाद होता है सम संख्या, विषम संख्या। तो आप लोग जानते ही, ये तो बचपन में ही पढ़ाई जाती है, सम संख्या। वह संख्या जिसमें 2 से भाग लगे, भाग लगे, या वह संख्या जो 2 से भाज्य है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। उदाहरण में अगर देखें, उदाहरण हो जाएगा जैसे कि 2 में 2 से भाग लगेगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ये सभी के सभी क्या है, सम संख्या है। अब आते हैं विषम संख्या पे। वह संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं।
अगर उदाहरण में देखें तो 2 में किससे भाग नहीं लगेगा, जैसे कि 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 1 में नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद 5 में नहीं लगेगा, 7 में नहीं लगेगा, इन सारी संख्याओं में 2 से भाग नहीं लगेगा, तो इन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे हम, ठीक है। अब आते हैं भाज्य संख्या पे। भाज्य संख्या क्या कहता है कि वह संख्या जो खुद से वन से तथा अन्य संख्या अन्य संख्या से भी कटे, जो अन्य संख्या से भी कटे या उसमें भाग लगे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। हम इसमें लिख सकते हैं, एक चीज और लिख सकते हैं स्टार दे करके, कि भाज्य संख्या में गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है, 2 से अधिक होती है, 2 से अधिक होती है। अब इसको समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि एक संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 4 एक संख्या ले लेते हैं, 4 एक भाज्य संख्या। अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि यह भाज्य संख्या कैसे है। जैसे अगर हम 4 में भाग लगाएंगे तो 1 से भी भाग लगेगा 4 में, 2 से भी भाग लगेगा 4 में, और 3 से भी भाग लगेगा 4 में, ठीक है। मतलब 1 से भी कटेगा, सॉरी 4 से भी भाग लेगा, सॉरी यहाँ पर 3 हम दे दिए। 4 एक ऐसी संख्या है जो भाज्य संख्या है, जिसमें 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भाग लगेगा। मतलब वह 1 से भी कटा, खुद से भी कटा और अन्य संख्या से भी कटा, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 2 से अधिक होगी। तो गुणनखंड 1 2 1 3, गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, 3 हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, हम भाज्य संख्या कहेंगे। 4 के बाद आता है 6। 6 में अगर हम भाग लगाते हैं तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, ठीक है। मतलब 1 से भी कटा, खुद से भी कटा और बाकी अन्य संख्याओं से भी कटा, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अगर इसमें गुणनखंडों की बात की जाए तो 1 2 3 4, गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी, 4 होगी। मतलब 2 से अधिक हो गई, 2 से जब ही अधिक होगी गुणनखंडों की संख्या, तो वह संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। 4 के बाद होता है 8, होता है 9, होता है 10, होता है, ये बढ़ता चला जाता है, ये सब भाज्य संख्या है। अब आते हैं अभाज्य संख्या पर। अभाज्य संख्या, इसका परिभाषा क्या है कि वह संख्या जो 1 से तथा खुद से कटे, 1 से तथा खुद से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और लिख सकते हैं कि अभाज्य संख्या में गुणनखंडों की संख्या 2 ही होती है, 2 ही होती है। इसके गुणनखंड अगर हम करेंगे तो 2 ही गुणनखंड आएगा, 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होगा, उसे हम अभाज्य संख्या
कहते हैं। उदाहरण के द्वारा इसको हम समझते हैं। जैसे कि एक संख्या है 2, ठीक है। 2 को अगर हम भाग लगाएंगे, या तो केवल 1 से भाग लेगा या तो केवल 2 से, मतलब 1 से कटेगा या तो खुद जो संख्या उसी से कटेगा, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। गुणनखंडों की बात की जाए तो 2, 1 और 1 2 गुणनखंड हुआ। उसके बाद हो जाएगा 3, 3 में या तो केवल 1 से भाग लेगा या तो केवल 3 से भाग लेगा, इसके अलावा और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। इसमें गुणनखंडों की संख्या की बात की जाए तो 1 और 1 2 गुणनखंड हो गए। 3 के बाद होता है 5, 5 में भाग लगाएंगे तो या तो केवल 1 से भाग लेगा या तो केवल 5 से भाग लेगा, इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या से नहीं लगेगा। इसमें गुणनखंडों की संख्या की बात की जाए तो 1 और 1 2 ही गुणनखंड हो गए। उसी की तरह 7 हो जाता है, उसके बाद हो जाता है 11 हो जाता है। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब बात होती है 1 की। 1 न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। 1 क्या हो जाएगा? सअभाज्य संख्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या हो जाएगा 1। अब हम देखते हैं सअभाज्य संख्या को, ठीक है। कहता है कि वह संख्या है, यहां पर लिखती है वह संख्या है जिसका HCF 1 हो, HCF 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। मतलब HCF किसका 1 होगा? जैसे कि 3 है और 5 है, अगर हम कभी भी HCF निकालेंगे इसका तो 3 गुने 1 5 गुने 1, मतलब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1 कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF बराबर क्या हो जाएगा? HCF बराबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब यह क्या है? 3 और 5 सअभाज्य संख्या। इसके अलावा हम 7 और 5 ले सकते हैं, 4 और 3 ले सकते हैं, 2 और 3 ले सकते हैं। ये सभी की सभी क्या है? सअभाज्य संख्या है, क्योंकि इन सभी संख्याओं का HCF क्या आएगा? 1 आएगा। इसे हम सअभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को यहां तक ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, आ गए होंगे, ठीक है। ये सभी परिभाषाएं जो है ये 10वीं क्लास में एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सभी के सभी महत्वपूर्ण है। इन परिभाषाओं का उपयोग भी होता है बहुत सारे प्रश्नों को हल करने के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों को ये सारी बातें अगर समझ में आ रही है, अगर आप समझ गए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।